ठीक है। गुड इवनिंग मैम।
Okay. Okay, am I audible? Yes, ma'am. Okay, so all participants join कर गया? How many participants in total? मैम आपको मिला के 12. 12 है। 12. Okay. So the board is visible and I am audible, right? So now we can start. 12 participants ही है ना, और कोई है जो join नहीं किया, मतलब ऐसा कोई है? और 12 ही participants है तुम लोगों का? हाँ मैंने तो बोल दिया अर्शिका, मैंने बोल दिया था। ओ तुम लोगों तक नहीं पहुंचा। मैं सुबह बोल दिया। राहुल जी भेज देंगे मैसेज। वो है टिश्यू एंड व्हाई डू वी फॉल इन। ठीक है, ये दोनों चैप्टर है संडे का टेस्ट में। ये दोनों चैप्टर है। ओके, सो हम आज वो जो इम्यूनिटी वाला चैप्टर जो चल रहा था उसको खत्म करेंगे, और उसके साथ दोनों चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पूरा देख लेंगे जो संडे का टेस्ट में है, उसका क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में हम और एक चैप्टर में जाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में भी हो सकता है, देखते हैं आज कितना होता है। देखो हमने उस दिन कहा था, बोला था वायरल डिजीज तक शायद, देखती हूँ। मैम डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरसेस तक किया था। या या ओके, डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, इसमें हम लोगों ने देखा इतना सारा जो बोला। तो उसके बाद बैक्टीरियल डिजीज में आते हैं। बैक्टीरियल डिजीज में ये जो डिजीज है ना, उसका नाम, मतलब कॉजिंग जो एजेंट है उसका नाम जानना जरूरी है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में जाओगे तभी तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट में है ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस का जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है? ट्यूबरक्यूलोसिस का जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है? हम लोग जानते हैं ना, बहुत ही सिंपल है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जानते हैं ना हम, मैं लिख देती हूँ। इसको लिख लेना, हाँ बाद में लगेगा। ये है किसका? टीबी का, ट्यूबरक्यूलोसिस का। इसको हम कॉट्स डिजीज भी बोलते हैं, मतलब ट्यूबरक्यूलोसिस को हम कॉट्स डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हो गया एक। सेकंड में क्या है? सेकंड में क्या है? न्यूमोनिया। न्यूमोनिया में क्या है? न्यूमोकॉकस बैक्टीरिया एंड स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनी। कॉजेटिव एजेंट क्या है न्यूमोनिया का? न्यूमोनिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है?
pneumococcus bacteria and streptococcus pneumoniae। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से मैंने लिखा है, इसको अंडरलाइन करना। Another is ये ई है। हम स्ट्रेप्टोकोकस, या मैंने तो वही लिखा स्ट्रेप्टोकोकस। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पूरा एक नाम है उसका। ये है इसका पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है। ठीक है, न्यूमोनिया जिसके वजह से होता है, ये बैक्टीरिया की वजह से। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कॉलेरा। कॉलेरा हम जानते हैं, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी। मैचिंग में आते हैं बहुत ये नाम। सॉरी, ठीक है। अच्छा, चेक में कुछ बोला है मैम, आज आपने क्वेश्चन पूछने। हाँ 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 हाँ, कृषि का मैं पूछूंगी। मैं ये खत्म कर लूँ, ये ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में ही जाएंगे। सिर्फ टिश्यू का ही नहीं, टिश्यू के साथ साथ इम्यूनिटी का भी क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो तुम्हारा एग्जाम है तो दोनों चैप्टर का ही देख लेंगे एक बार। और क्या है? डिप्थेरिया, डिप्थेरिया है। डिप्थेरिया में क्या है? कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी, कोरिनेबैक्टीरियम मैं लिख देती हूँ, ठीक हो गया ना? हम COUNE है। CORY, कॉरी ने एन ई, ओ सॉरी, कॉरी ने सर वाई होगा। CORY, कोरी ने बैक्टीरियम डिप्थेरी में लिख रही हूँ। ठीक है, और क्या है? सिफिलिस। सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये है ट्रिपेनोमा, ट्रिपोनेमा पैलिडम। ये ज्यादा नहीं आते हैं। ये है सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट। ठीक है, हाँ क्या है सिफिलिस?
इसमें देखो फर्स्ट जो ट्यूबरक्यूलोसिस में आया है, ट्यूबरक्यूलोसिस में क्या होता है ये हम जानते ही है कि हाई फीवर, स्वेटिंग, लॉस ऑफ वेट होता है, कभी कभी एपेटाइट कम हो जाता है, एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ जाता है। और ये जो सिम्टम्स है, और ये बहुत ही कम्युनिकेबल डिजीज है ना, बहुत ही कम्युनिकेबल डिजीज है ये। ये ट्रांसमिट्स टू एक्चुअली द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बाय कफिंग एक्सेट्रा। और न्यूमोनिया क्या है, न्यूमोनिया जो है ये डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, हम जानते हैं इन्फेक्शन इन लंग एक्चुअली न्यूमोनिया में हो जाता है, लंग में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको बोलते हैं। तो इसके साथ क्या आता है, वो रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग हो जाता है ना, बहुत जोर से लेता है पर ज्यादा मतलब डीप ब्रीदिंग नहीं होता है, काफ रहता है, बहुत फीवर भी रहता है। और ये भी एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से हो जाता है, मतलब स्नीजिंग की वजह से हो सकता है, काफिंग की वजह से हो सकता है। और कॉलेरा में क्या है, कॉलेरा भी कम्युनिकेबल डिजीज है, क्यों है, थ्रू वाटर ये कम्युनिकेट कर सकते हैं ना एक से अलग एक पर्सन को। तो इसमें क्या होता है, ये फीकल ओरल स्प्रेड होता है एक पेशेंट से, फीकल मैटर की वजह से, वो जब अगर पानी में मिक्स हो जाए, मतलब पानी गंदा हो जाए तो वो पानी से जाएगा। इसमें पेशेंट का क्या होता है, डायरिया हो जाता है, रिपीटेड वॉमिटिंग, ये सब होता है। और डिप्थीरिया, डिप्थीरिया जो है, डिप्थीरिया भी काफिंग और स्नीजिंग, और तुम किसी के साथ बात कर रहे हो तभी ड्रॉपलेट से हो सकता है और डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकता है। तो ये जो डिजीज है, ये जो बैक्टीरिया है ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया है, मतलब पॉलिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी, ये फेरिंग्स से ट्रांसमिटेड होता है, हम लोगों का फेरिंग्स है ना, तो फेरिंग्स से ट्रांसमिटेड होता है। और ये टॉक्सिन सिक्रेट करता है, ये पूरा ब्लड सर्कुलेशन में जाता है और हार्ट को डैमेज कर देता है। नॉट ओनली हार्ट, द नर्वस सिस्टम विल बी डैमेज, लिवर, किडनी एक्सेट्रा, मतलब ये बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। और मतलब बाहर से क्या देख सकोगे, बाहर आता है माइल्ड फीवर आता है और हेडेक हो सकता है, ऐसा। और सिफिलिस में क्या है, सिफिलिस जो है, सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, मैंने पहले ही बोला। हाँ, तो पेनिसिलिन यूज होता है। हाँ, इसका जो ट्रीटमेंट है, सिफिलिस का ट्रीटमेंट में पेनिसिलिन यूज होता है। तो इसमें लेशन हो जाता है, लेशन क्रिएट हो जाता है, बट वो लेशन जो क्रिएट होता है उसमें पेन नहीं होता, ठीक है। स्किन में लेशन हो जाता है, उसके बाद जेनिटलिया में, जेनिटलिया का म्यूकस लेयर में हो जाता है। और उसके बाद देख सकते हैं कि माउथ में और थ्रोट में अल्सर, हाँ, उसके साथ फीवर ऐसे। और उसके बाद लिम्फ नोड्स जो है, जैसे मैंने एड्स में बोला था कि एड्स में लिम्फ नोड्स जो है वो पहले अटैक करता है, तो लिम्फ नोड्स को भी ये एनलार्ज कर देता है, ठीक है। तो ऐसा लेशंस क्रिएट होता है, फिर उसके स्किन में, जेनिटलिया में, उसके बाद माउथ में, थ्रोट में अल्सर हो जाता है, अल्सर मीन्स वो लेजन ही है, घाव जो है। और उसके बाद क्या होता है, लिम्फ नोड्स जो है वो एनलर्ज हो जाता है। ये सिफिलिस में होता है। सिफिलिस का ट्रीटमेंट में हम पेनिसिलिन यूज करते हैं। बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक यूज हो ही सकता है। अभी उसके बाद क्या था, प्रोटोजोआन डिजीज। प्रोटोजोआन डिजीज में मलेरिया, मलेरिया तो तुम लोग ही बोल सकते हो, मलेरिया में क्या होता है, मलेरिया किसकी वजह से होता है, मलेरिया मैं मॉस्किटो। मॉस्किटो इज अ वेक्टर बेटा, वेक्टर क्या किसको बोलते हैं पता है, वेक्टर क्या बोलते हैं, वेक्टर मैम किसको फीमेल और बोलते हैं? मेल में किसी का होता है? हाँ हाँ मैम फीमेल या फिर मेल मॉस्किटो में से होता है कोई? हाँ, वेक्टर जो बोलता है, वेक्टर मॉस्किटो भी हो सकता है, और किसी डिजीज में, और जो कैरी करके, मतलब जो कैरियर है, वो डिजीज का जो कैरियर है उसको हम वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। जो एक से और एक बॉडी में लेके जा रहा है डिजीज को, तो उसको हम वेक्टर बोलते हैं। तो मलेरिया जो जिसके वजह से होता है वो वेक्टर नहीं, वो एक प्रोटोजोआन है, ठीक है। हम स्लाइड में देख सकते हैं ना, मलेरिया फर्स्ट में है, प्रोटोजोआन। तो इसका जो प्रोटोजोआन है उसको हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मोडियम, ठीक है। उसको हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मोडियम। एक सेकेंड मैं लिख देती हूँ। आई होप इट्स डन। मलेरिया का वेक्टर है मॉस्किटो, बट मलेरिया का जो जार्म है वो मॉस्किटो है, वो सिर्फ कैरियर है, उसमें मलेरिया नहीं होता है। और मलेरिया का जार्म कैरी कर रहे हैं पर उसमें नहीं होता है
वो सिर्फ कैरियर है, जैसे तुम बाहर से एक जगह से और जगह जा सकते हो, वो सिर्फ एक बाहर से। ये प्लाज्मोडियम का बहुत सारे स्पीशीज होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो सकता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम हो सकता है। सो प्लाज्मोडियम मैंने लिखा, जो मलेरिया होगा उसके ऊपर, मतलब जो मॉस्किटो कैरी करेगा उसके ऊपर बेसिस करके ही चेंज होता है। ठीक है, तो मलेरिया हो गया। मलेरिया का तो सिम्टम हम जानते ही है, हाई फीवर होगा, है ना। अभी क्या है, अभी जो है वो है कालाजर। कालाजर, कालाजर बहुत इंपॉर्टेंट है, कालाजर से बहुत क्वेश्चन आता है। कालाजर का और दमदम फीवर बोलते हैं इसको। कालाजर, इसको ये सब लिख लो, याद रखने का चीज है। और ये किसके वजह से होता है, ये होता है लिशमैनिया की वजह से, लिशमैनियासिस भी बोलते हैं इसीलिए, लिशमैनिया डोनोवानी। तो इसी को लिशमैनियासिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एनीमिक हो जाता है, ब्लड काउंट कम हो जाता है, और फीवर कांस्टेंट एंड डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑकर्स हियर, दैट्स व्हाई कालाजर, डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑकर्स हियर, एंड स्प्लीन एंड लीवर जो होता है वो बड़ा हो जाता है, इनर्ज हो जाता है, एंड दिस इन्फेक्शन इज सीवियर एंड समटाइम्स पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन इट कैन बी फेटल, मतलब चिल्ड्रन में ये फेटल भी हो सकता है। तो ये इसमें क्या होता है, स्किन का कलरेशन हो जाता है, डार्कनिंग हो जाता है, और जो हाई फीवर रहता है उसके साथ, हाई फीवर रहेगा सभी नहीं, क्योंकि मैंने जो उस दिन बोला था कि फीवर इज नॉट अ डिजीज, फीवर इज अ सिम्टम। तो तुम्हारे अंदर अगर कोई इन्फेक्शन चल रहा है तो उसकी वजह से फीवर आएगा ही। तो एनेमिक हो जाता है और वेट लॉस होता है। उसके बाद देखो एमीबायासिस। एमीबायासिस, एमीबायासिस होता है इंटामीबा हिस्टोलाइटिका। इंटामीबा, एमीबिक डिसेंट्री हम जानते हैं ना, एमीबिक डिसेंट्री के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो सर इंटामीबा हिस्टोलाइटिका, इंटामीबा हिस्टोलाइटिका इज द पॉजिटिव एजेंट फॉर द एमीबायासिस। मैम ये हिस्टोलाई क्या? हिस्टोलाइटिका, HISTOHISTOLYTICA। इसका वेक्टर कौन है, इसका वेक्टर है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई, जैसे मलेरिया में मॉस्किटो था, इसमें है हाउस फ्लाई इज द वेक्टर। ठीक है, ऑफ दिस जार्म, ऑफ दिस प्रोटोजोआ। और ये कहाँ पे, ये जो पैरासाइट है, ये जो प्रोटोजोआन है, ये कहाँ पे अफेक्ट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके अफेक्ट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वो अफेक्ट करता है। तो ये डिजीज में क्या होता है, बहुत कॉन्स्टिपेशन होता है, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग होता है। ठीक है, एंड स्टूल जो होता है वो म्यूकस एंड ब्लड उसके साथ निकलता है। ठीक है, तो ब्लडी स्टूल एंड म्यूकस भी निकलते हैं। तो ये है एमीबायासिस। और क्या है, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस क्या है, स्लीपिंग सिकनेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हाँ, स्लीपिंग सिकनेस जो है वो ट्राइपेनोसोमा की वजह से होता है, ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा की वजह से होता है।
ट्राइपेनोसोमा का बहुत सारे स्पीशीज है, जैसे ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस हो सकता है, वो जो सेंट्रल अफ्रीकन में देखे जाता है। गैम्बियंस ये सेंट्रल अफ्रीका में हुआ था, सेंट्रल अफ्रीका में होता है, सेंट्रल अफ्रीका में, जिसको गैम्बियंस फीवर की कहते हैं। ठीक है, तो ये स्लीपिंग सिकनेस है। ये स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर कौन है? ये स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर जो है वो एक टिशी फ्लाई है। TSE फ्लाई is a vector, of what? Sleeping sickness, protozoa Trypanosoma gambians। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें फीवर तो है ही, वो एनीमिया, इसमें भी एनीमिया होता है। देखो कालाजार में भी एनीमिया होता था, और इसमें मतलब दोनों जो फीवर है, स्लीपिंग सिकनेस, कालाजार फीवर, सॉरी, दोनों जो है, जो फ्लाई के वजह से जा रहा है। और कालाजार जो मैंने बोला ना, वो सैंड फ्लाई की वजह, सैंड फ्लाई इज द वेक्टर, कालाजार में सैंड फ्लाई इज द वेक्टर, इसमें लिख लो, वेक्टर है तो सैंड फ्लाई, वेक्टर जो है वो है सैंड फ्लाई इज द वेक्टर। सो प्लाज्मोडियम का वेक्टर कौन था? मॉस्क्वीटो था वेक्टर, प्लाज्मोडियम का जो मलेरिया कॉजिंग एजेंट। कालाजार का वेक्टर था सैंड फ्लाई। एमीबाइसिस का वेक्टर कौन है? हाउस फ्लाई, एमीबाइसिस का। और स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर कौन है? टिश्यू फ्लाई। और पॉजिटिव एजेंट तो मैंने बोल ही दिया। ठीक है, ये मैचिंग में बहुत आते हैं। मैंने सब डिजीज नहीं दिया, जो जो आता है ज्यादा वही दिया मैंने, बहुत सारे डिजीज है, उतना याद रखना मुश्किल है। अभी देखो फंगल डिजीज होता है, फंगल डिजीज में क्या क्या आते हैं? फंगल डिजीज में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं? फंगल इन्फेक्शन में फंगल का ज्यादा नहीं आता है, मतलब मैम एथलीट्स पॉजिटिव फीट भी, एजेंट। हाँ, मैम एथलीट्स फीट, क्या बोला? फिर से एक बार बोलो। मैम एथलीट्स फीट। स्पीड, यस मैम, मैम फंगल इन्फेक्शन में मैम एथलीट्स फीट। समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा बात, तुम थोड़ा लिख के बता सकते हो? मैम एथलीट्स फीट भी मैम एक फंगल इन्फेक्शन है ना? एथलीट स्पीड, यस मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मैंने सोचा कि स्पीड ज्यादा हो गया तो इसीलिए बोल रहे हो। हम्म, अच्छा, हाँ हाँ, तो ये जो है वो फंगल इन्फेक्शन जो है, फंगल इन्फेक्शन में जो वो रिंग वर्म पहले है, रिंग वर्म और टीनिया हम जानते हैं, टीनिया और रिंग वर्म। तो ये टीनिया इज द मोस्ट कॉमन स्किन डिजीज इन ह्यूमन। ओके, टीनिया इज द मोस्ट कॉमन, ये ट्रिक्नोफाइटन, इसका पॉजिटिव एजेंट ज्यादा नहीं लगता है, फंगल इन्फेक्शन का पॉजिटिव एजेंट ज्यादा नहीं आता है। तो इसको बोलते हैं, इसमें क्या क्या है सिर्फ वो देख लो। उसके बाद क्या है? उसके बाद है टाइफस फीवर। टाइफस फीवर जो है वो रिकेट्शियल डिजीज का एक पार्ट है। रिकेट्शियल डिजीज जो है वो इंटेस्टिनल पैरासाइट की वजह से होता है, टीक, माइट, रैट फ्ली लाइफ एक्सेट्रा की वजह से हो सकता है। और टाइफस फीवर जो है वो एपिडेमिक हो गया था, एपिडेमिक टाइफस, वो यूरोपियन टाइफस भी बोलते हैं उसको। इसमें क्या होता है? होता है कि सेरिब्रल डिस्टर्बेंसेस, मतलब ब्रेन में। ठीक है, एंड रैशेस इन एक्सिलरी फोल्ड्स। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, और स्पॉटेड फीवर ग्रुप, स्पॉटेड फीवर ग्रुप को रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, ये थोड़ा आ सकते हैं कभी कभी, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर,
इज कॉज्ड बाय रिकेट्सी। मैं इसको लिख देती हूँ, सिर्फ यही ये वाला ही लग सकता है, बाकी नहीं। इसका एजेंट क्या है, मतलब पॉजिटिव एजेंट कौन है? रिकेट्सी दोनों का स्पेलिंग अलग है पर प्रोनाउंसिएशन सेम है, ठीक है। ये साउथ और नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा देख सकते हैं हम। एंड इसका वेक्टर कौन है? इसका वेक्टर है डॉग का जो टीक होता है और ऊंट का जो टीक होता है, डॉग टीक्स। जो अपने रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर लिखा है वो क्या है? हाँ, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर है, डिजीज का नेम है। इसका पॉजिटिव एजेंट है रिकेट्स, मतलब स्पॉटेड फीवर को हम रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर ही बोल सकते हैं। तो इसका एक पॉजिटिव एजेंट ये है, और ये है वेक्टर, जो ग्रीन में लिख रही हूँ वो है वेक्टर। वेक्टर है डॉग टिक एंड ऊंट टिक। मैम रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर और स्पॉटेड फीवर एक ही है? हाँ 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 हाँ, एक है। इसमें रैशेस होता है थोड़ा, और जैसे चिकन पॉक्स में होता है रैशेस, वैसे ही। हम्म, तो ये होता है फीवर, जैसे फीवर तो है होगा ही, ठीक है। तो यही था। उसके बाद क्या है? उसके बाद है ये चार डिजीज हो गया, वायरल, वायरल मैम रिंग वॉर्म और टाइफस फीवर का ही लिखना था हमें। टाइफस फीवर में तो फंगल में है। फंगल में क्या है? टाइफस फीवर को तो मैंने लिखा नहीं। टाइफस फीवर ज्यादा नहीं लगेगा, टाइफस फीवर में ज्यादा नहीं लगेगा, वो एक रिकेट्सियल डिजीज है, ठीक है, रिकेट्सियल डिजीज है। ये रिकेट्सियल जो डिजीज बोल रही है ना, इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है, मतलब रिकेट्सी ग्रुप का जो होता है, जैसे इसमें भी है, तो ये जो होता है, ये वायरस और बैक्टीरिया दोनों का ही मतलब से ही थोड़ा सिमिलरिटी रहता है। वायरस और बैक्टीरिया दोनों से ही सिमिलरिटी रहता है रिकेट्सी ग्रुप का जो मेंबर होता है फंगल डिजीज में। तो ये हो गया हमारा डिजीज। अभी देखते हैं हाउ डू जर्म स्प्रेड। अभी जर्म स्प्रेड कैसे कर सकता है? जर्म जो है वो थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट स्प्रेड कर सकता है, जैसे किसी के सलाइवा से, ड्रॉपलेट से हो सकता है, और ब्लड से जा सकता है, फेसेस से, जैसे कॉलेरा, जो कॉलेरा, एनी पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम कॉलेरा, उसका फेसेस कभी पानी में, गांव में आगे पहले होता था, अभी कम होता है बहुत। तो अगर मिल जाए तो वो उससे पूरा गांव का इन्फेक्शन हो जाएगा। तो थ्रू फेसेस, थ्रू ब्लड एक्सेट्रा। इनडायरेक्ट कांटेक्ट में क्या है? इनडायरेक्ट कांटेक्ट जैसे यहाँ पे एक पिक्चर भी है, जो कमिंग इनटू कांटेक्ट विद एरियाज दैट हैव बीन कंटेमिनेटेड। तुम एक टेबल में हाथ रख रहे हो, उसमें कुछ देर पहले ऐसे कोई इन्फेक्शियस, मतलब इन्फेक्शन हुआ है, ऐसे कोई लोग ने लगाया, तो उससे तुम्हारे हाथ में आ सकते हैं, मतलब सिंपल सा चीज है। हम्म। और वेक्टर बर्न जैसे किसमें देखा हमने? वो मलेरिया में देखा हमने वेक्टर बॉर्न डिजीज, है ना। मलेरिया में हमने वेक्टर बॉर्न देखा, थी फ्लाई देखा लेशमानिया में, फिर ट्राइपेनोसोमा में देखा। तो बहुत सारे हैं।
तो इसमें क्या होता है, बीइंग बीटन बाय अ टिक और अ मॉस्किटो कैरिंग अ डिजीज कॉजिंग एजेंट, मतलब ये खुद का नहीं होता है, वेक्टर का खुद का डिजीज नहीं होता है, वो सिर्फ कैरी करके जिसके ऊपर लेके आता है उसका डिजीज होता है। फूड बॉर्न डिजीज, ईटिंग फूड कंटामिनेटेड विद जर्म्स, ठीक है। तो ऐसा ये हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, मतलब सच में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था कि एक फ्रूट सेलर, हाँ मतलब जो जूस तैयार करते हैं ना, तो पोएट, तो उसका एड्स था, उसको खुद ही पता नहीं था। मैं ये बने मतलब ये बोल रही हूँ, एक जगह पे मैंने देखा था और ये सच भी है। तो उनको पता नहीं था कि उनका एड्स है। तो ये फ्रूट्स काटने के टाइम में उसका हाथ कट गया और उसका ब्लड वो जूस में मिल गया था, ठीक है। तो उससे पता चला बाद में जब डिटेक्शन हुआ, तो उससे जो जो पिया मतलब फ्रूट जूस, तो सभी का एड्स हो गया, क्योंकि उसका जो ब्लड था वो जूस में, मतलब हम लोगों में उतना ख्याल तो नहीं रहता है ना, तो कभी कुछ काट पट जाए, और वो तो इतना कुछ करते हैं, तो उससे स्प्रेड हो गया था। तो ये बोल सकते हो कि फूड बॉर्न डिजीज में हो सकता है, क्योंकि ये फूड की वजह से, मतलब फूड से मिलके ही हुआ। तो और भी डिजीज हो सकता है, जैसे मतलब स्नीजिंग की वजह से कुछ तैयार कर रहे हैं, स्नीजिंग वजह से ड्रॉपलेट गया, तो उसके वजह से भी हो सकता है ऐसे। तो फूड कंटेमिनेटेड विद जर्म्स एंड ड्रिंकिंग और वाटर बॉर्न जो डिजीज है, ड्रिंकिंग और कमिंग इनटू कांटेक्ट विद कंटेमिनेटेड वाटर, जैसे कलेरा, वो जो हुआ, ठीक है। तो अभी ये जो जाम्स है ना, ये जो ये जो जाम्स है, ये जाम्स का क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीशीज है माइक्रोब्स का, ये इवॉल्व होता है, मतलब जो पार्ट से तुम्हारा जा रहा है, जैसे सोचो कोविड के बारे में ही सोचो कि कोविड कहाँ से तुम्हारे घुस सकता है, एंटर कहाँ से कर सकता है, फ्रॉम व्हिच वे दे कैन एंटर इनटू योर बॉडी, फ्रॉम द नेजल पाथवे, मतलब जो जिससे तुम सांस लेते हो, और उसका एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे है, वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में ही है, वो डैमेज भी वही पे ही करता है ना। मतलब यहाँ पे जो होता है, जो सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन ऑफ इन्फेक्शन, जो पार्ट में तुम्हारा इन्फेक्शन होना होगा, उसका ही उसका एंट्री पाथ है, मतलब कोविड का जैसा है, रेस्पिरेटरी साइट में इन्फेक्शन होता है, रेस्पिरेटरी पाथ ही उसका एंट्री पॉइंट है, ठीक है। तो मैक्सिमम में ये होता है जो डिजीज है, जैसे टीबी। टीबी जो बैक्टीरियल डिजीज है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, वो कहाँ से जाता है, वो माउथ से एंट्री करता है, और जाके कहाँ पे मतलब रहते हैं, लांग में। हाँ, तो माउथ जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है। टाइफाइड जो है, टाइफाइड कहाँ, टाइफाइड का जो जर्म है वो कहाँ पे रहता है, टाइफाइड रहता है गांठ में, ठीक है। और जाते कहाँ से, माउथ से, तो माउथ इज रिलेटेड डाइजेस्टिव पार्ट। बट कुछ ऐसे भी इन्फेक्शन होते हैं जो जिसका वो टारगेट साइट जो है, उससे वो एंट्री नहीं लेता है, और जहां से एंट्री लेता है वो उसका टारगेट साइट नहीं है। जैसे हम लोगों ने पहले दिन बोला था, एड्स, एड्स में क्या होता है, पूरा जो लिम्फ नोड्स है, पूरा बॉडी बॉडी का जो लिम्फेटिक सिस्टम्स है, पूरा अफेक्टेड हो जाता है, इसीलिए क्या होता है, इम्यूनिटी नहीं होता है उन लोगों को। सो हम लोगों का जैसे कॉमन कोल्ड होता है, उसको न्यूमोनिया हो जाएगा। हाँ, तो वो एंट्री कहाँ से लेता है, एंट्री डायरेक्ट कांटेक्ट से ले सकता है, जैसे ब्लड से, ब्लड का कनेक्शन में जा सकता है ना, थ्रू सलाइवा जा, ब्लड कनेक्शन से जा सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जा रहा है एक अलग अलग पथ से, और जाके इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है एक अलग अलग साइट में। जैसे मॉस्क्वीटो, जैसे मलेरिया, मलेरिया में क्या हो रहा है, देखो मॉस्क्वीटो बाइट कर रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा, जाम उसके अंदर आएगा, तो जाम कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा, और इन्फेक्शन कहाँ होगा, आरबीसी में, ठीक है। तो मलेरिया का बहुत सारे स्टेजेस है, वो लाइन में नहीं लगेगा, बाद में लगेगा। अभी देखते हैं कि जो डिजीज है उसका सिवियरिटी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कि एक डिजीज कितना सिवियर हो सकता है तुम्हारे लिए, किसके ऊपर डिपेंड करता है, बोल सकते हो कि एक डिजीज की मतलब किसी में देखो कि कॉमन कोल्ड 2 दिन में हो जाता है, किसी में 10 दिन, किसी में 15 दिन, तो ये होता किस लिए है, कौन कौन चीज पे ये डिपेंड करता है, हम इम्यूनिटी। बोलो थोड़ा। इम्यूनिटी पॉइंट वन, वेरी गुड। देन और कोई ट्राई करो, वॉइस में बोलो थोड़ा, हाँ, मेरा मोबाइल से कनेक्टेड है और मैं लैपटॉप से बिजली में हूँ, तो
तो मुश्किल हो जाएगा। तो वॉइस में बोलो। मैम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर हुआ है मैम, उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी वो हार जाएगा। हाँ मतलब तुम्हारा इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग होगा तो वो तो हार ही जाएगा, है ना। यस। हाँ, और बाकी का क्या कहना है? ये वो तो एक कह दिया, कौन कहा तो मुझे पता नहीं उसका नाम। और बाकी लोगों का क्या कहना है? बाकी जो पार्टिसिपेंट्स है उसका क्या कहना है? कुछ नहीं कहना है उसको। मगर हमारी वैक्सीनेशन प्रॉपर हुई होगी तब भी हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर हुआ है वो भी जल्दी से हाँ, पर किल हो वो जाए। तो पैसिव है, मतलब वो अभी इम्यूनिटी तो बाहर से दिया हुआ है। पर मैं ऐसे बोल रही हूँ, कोई कोई नॉर्मल, जैसे सोचो मैं अगर इन्फ्लुएंजा का और न्यूमोनिया का वैक्सीन नहीं लिया, सपोज कॉमन कोल्ड का इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन नहीं लिया, ठीक है, तो मेरे अंदर मेरे सिवियरिटी कितना हो सकता है, ये जो डिपेंड करते हैं। एक तुमने ठीक बोला कि वो तुम्हारे अंदर इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी कितना है, स्ट्रांग है या मतलब वीक है। पर और एक चीज है कि तुम्हारे अंदर जो जाम्स जा रहा है उतना नंबर क्या है, ठीक है। मतलब जब वॉर होता है तभी देखा जाता है ना, कितना सिपाही है, कितना एनिमी है, एनिमी का नंबर क्या है। तो इसमें भी है वो कि एनिमी का नंबर कितना है, जो बाहर से आया है जाम, उसका नंबर, जो जितना नंबर बढ़ेगा उतना ही हराना मुश्किल है, जितना नंबर बढ़ेगा उतना ही सिवियरिटी भी ज्यादा होगा डिजीज का। सो द मैनिफेस्टेशन सिवियरिटी ऑफ एनी डिजीज और मैनिफेस्टेशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स, द नंबर ऑफ माइक्रोब्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन क्या है तुम लोग बोलो, अभी तो बहुत वैक्सीनेशन चल रहा है। वैक्सीनेशन क्या है? ये मैम बहुत इजी इम्यूनिटी बढ़ाने क्वेश्चन के है। लिए जो हमारी बॉडी में दवाइयाँ इंजेक्ट होती है। तो दवाइयाँ ना इंजेक्ट नहीं होता है एक्चुअली, दवाइयाँ इंजेक्ट नहीं होता है, ये वैक्सीनेशन कोई दवाई नहीं है। मैम वैक्सीन आर दी सस्पेंशंस ऑफ किल्ड एंड वीकेंड वायरसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एकदम, जो कोविड का तुमने वैक्सीन लिया वो कोविड का वायरस को ही मतलब हीट शिल्ड कमजोर करके, कर डाला है। हाँ डेड वायरस करके दे रहा है। इसीलिए देखो कोविड के वैक्सीन लेने के बाद कोविड का सिम्टम्स भी आ रहा है ना। वो थोड़ा बुखार आ रहा है, बहुत दर्द हो रहा है बॉडी में। हाँ ये तो कोविड का सिम्टम्स है। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि उसका वायरस जितना भी मार दो वो फॉरेन पार्टिकल है, आने के बाद थोड़ा तो कुछ रिएक्शन होगा, पर कोविड नहीं हो रहा है क्योंकि वो हिट किल्ड है। तो वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन में वो जाम को दे देते हैं, टू प्रोड्यूस, ओके कृषिका ने बोला, टू प्रोड्यूस प्रोटेक्शन फ्रॉम अ स्पेसिफिक डिजीज, इम्यूनाइजेशन अ प्रोसेस बाय व्हिच अ पर्सन बिकम्स प्रोटेक्टेड अगेंस्ट, या दैट्स राइट, दैट्स राइट। अभी थोड़ा लिख लो, क्योंकि सभी को तो नहीं आंसर बोला सभी ने। पता है सभी को, मैंने ऐसा नहीं बोल रही, पता नहीं है। द इंट्रोडक्शन ऑफ, मैं लिख देती हूँ। Board is visible, right?
मैम आपने हार्मलेस के बाद क्या लिखा है? harmless antigenic material. Harmless antigenic material into healthy person for providing acquired immunity against the disease. Against the disease is known as immunization or vaccination. अभी इसमें एक वर्ड नोट करो, वो है एक्वायर्ड. इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप. ठीक है, इम्यूनिटी का दो भाग है. इम्यूनिटी भाग है, क्या है? एक है इनेट और एक है एक्वायर्ड. इनेट क्या है? जो तुम बात से ही तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे बात से ही तुम्हारे अंदर जो है उसको हम बोलते हैं क्या? इनेट इम्यूनिटी. ठीक है, जैसे तुम्हारा स्किन, तुम्हारा स्किन क्या है? तुम्हारा स्किन एक आउटर लेयर है जो किसी भी इंफेक्शन से तुमको प्राइमरी प्रोटेक्शन देता है. यस मैम. हाँ, तो वो जो नेजल में कोई भी अगर मतलब डास्ट अगर चले जाए तो उसको निकालने में हेल्प करता है बाय स्नीजिंग प्रोसेस, है ना? तो वैक्सीन तो ये होता है इनेट. है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है सिर्फ नोज में ही नहीं और भी जगह पे है. ठीक है, तो ये सब फिर देखो HCl जो है, HCl की वजह से क्या होता है? HCl की वजह से एसिडिक पीएच हो जाता है. एसिडिक पीएच में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता, ये भी एक चीज है. फिर माउथ का जो सलाइवा है, सलाइवा में क्या रहता है? सलाइवाइम रहता है और लाइसोजाइम बैक्टीरिया को किल करता है. तो ये जो सब है ये तुम बाहर से नहीं लिया, लाइसोजाइम को तुम बाहर से नहीं लेते हो. तो ये जो सब है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इनेटिविटी, जो तुम्हारे अंदर पहले से ही था. और एक्वायर्ड जो है, एक्वायर्ड है तुम जो ले रहे हो, मतलब तुम जो खुद तुम्हारे अंदर जो नहीं था तुम ले रहे हो बाहर से, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड. जैसे वैक्सीनेशन एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी है. जैसे कोलोस्ट्रॉम एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी है. कोलोस्ट्रॉम क्या है? एक न्यूबॉर्न बेबी, कोलोस्ट्रॉम न्यूबॉर्न बेबी जो है उसका इम्यून सिस्टम तो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है. अभी मदर सूम से आने के बाद पूरा बाहर इतना वायरस बैक्टीरिया घूम रहा है, तो उससे तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए. तो प्रोटेक्शन के लिए वो जो ब्रेस्ट फीड करता है, तो फर्स्ट 3 to 4 days मदर सीक्रेट अ येलोइश लिक्विड, कंडेंस येलोइश लिक्विड, that is the colostrum, and that is rich in immunoglobulins that provide immunity to the newborn baby. ओके, सो ये बेबी के अंदर नहीं था, ये बाहर से मदर से वो ले रहा है. तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल इज एन एग्जांपल ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी. गॉट इट? समझा एक्वायर्ड और इनेट का डिफरेंस क्या है? इनेट जो तुम्हारे अंदर था, एक्वायर्ड जो तुम ले रहे हो. इनेट का मैंने बोला कोई स्किन हो सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन हो सकता है. HCl का जो HCl की वजह से पीएच एसिडिक होते जा रहा है. लाइसोजाइम एंजाइम इन द सलाइवा. और इसमें क्या है? जैसे वैक्सीनेशन हो सकता है, जैसे कोलेस्ट्रॉम हो सकता है. तो ये सब जो है ये है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एग्जाम्पल. ठीक है, वैक्सीनेशन का डेफिनेशन मैंने स्लाइड में भी दिया, देखो. द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम. मतलब अगर देखोगे कि देखो एक जो पॉक्स होता है, पॉक्स लोगों को बार बार नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक बार आने के बाद
हमारी जो एंटीबॉडीज है वो उसका पिक्चर याद रह जाता है, ठीक है, वो मेमोरी में रह जाता है कि हाँ ये आ गया, ये बाद में अगर आएगा तो पहले ही मुझे उसको, मेरे बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, पहले ही डिफेंड करना है, ठीक है। तो ये होता है मेमोरी। ये होता है मेमोरी कि तुमको पहले से उसके साथ पहचान हो गया, तो बाद में अगर वो आएगा उसको घर में घुसना ही नहीं देना है। ये घर में घुसेगा पर कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, यार तुम्हारे बॉडी, यहाँ पे तुम्हारे बॉडी में घुसेगा पर घुसने के बाद ही तुम्हारे बॉडी का जो मेमोरी सेल वो पहचान जाएगा उसको, तो वो कुछ नहीं होने देगा तुम्हारे बॉडी को। तो द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी इन ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो मेमोरी बी सेल, मेमोरी टी सेल होता है ना, मेमोरी बी सेल, मेमोरी टी सेल, मतलब एक बार होने के बाद उसका एंटीबॉडी तुम्हारे अंदर रह गया, तो एंटीबॉडी जो है वो नेक्स्ट टाइम एंटीजन को देख के पहचान जाएगा कि हाँ ये तो इसका, मेरा तो मेरे पास तो दवाई है इसलिए, तो कोई बात नहीं, चलो फिर डिजीज नहीं होगा। डिजीज अगर होगा भी तो उसका सीवियरिटी ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अभी कोई स्लाइड नहीं है तो थैंक यू वेरी मच। तो ये तक था आज हम लोगों का। अच्छा, उसमें ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत बोल देते, तो ट्रीटमेंट में ज्यादा कुछ नहीं है ऐसे। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम, कोई डिजीज का ट्रीटमेंट करने के लिए तो क्या क्या करना चाहिए, तुम लोग ही बोलो, मैं क्या बोलूंगी। हम उस दवाई लेनी चाहिए वैसे ही, दवाई तो लेना चाहिए, और क्या लेना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी बैलेंस बढ़ानी डाइट चाहिए। लेना होगा। यस मैम, हाँ हम हेल्दी फूड खाना चाहिए। मैम पेरेंट्स एकदम, डाइट। या रेस्ट लेना चाहिए टू कंजर्व एनर्जी, ठीक है। तुम्हारा तो सेल डैमेज हो गया, तो सेल को रिपेयर करने के लिए तो उसको भी एनर्जी चाहिए, तो कंजर्व एनर्जी, तो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना है, ठीक है। और वाई एंटी मतलब एंटीबैक्टीरियल जो वैक्सीन है, उसकी तरह एंटीवायरल वैक्सीन, वैक्सीन सॉरी मेडिसिन अभी नहीं आया, तो वाई एंटीवायरल मेडिसिन इज हार्डर, ये मैंने उस दिन बोल दिया था, फिर मैम एक बार क्योंकि रिपीट जो कर देती वायरसेस होते हैं वो हमारे बॉडी का डीएनए यूज करते हैं, जैसे ही हम वैक्सीन लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के सेल्स को हार्म करता है वो। हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जो है, जो होस्ट का जो मैकेनिज्म है सेल का, उसको यूज करते हैं। अगर उसको मारना है कि खुद का सेल को मारना होगा तो ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एंटीरियर मतलब जो एंटीबायोटिक हम खाते हैं ऐसे एंटीवायरल कुछ नहीं है ज्यादा, पर अभी बहुत कुछ है, जैसे HIV का मैंने उस दिन बोला था, एजिडोथाइमेडिन, AZT, एजिडोथाइमेडिन क्या करता है वो, कि एड्स का जो वायरस है उसका रेट्रोवायरल आरएनए है, रेट्रोवायरल आरएनए जो हम्म उस वो डीएनए में कन्वर्ट होता के हो जाता है होस्ट में, होस्ट का जो डीएनए है, तो वो ये कन्वर्शन को ही रोक देता है, ब्लॉक द कन्वर्शन ऑफ द रेट्रोवायरल आरएनए टू जीन, मतलब वो जीन को सिंथेसिस, वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देगा, मतलब होस्ट का डीएनए की तरह नहीं होने देगा, वो ब्लॉक कर देगा वो पाथवे को। तो ऐसे एंटीवायरल मेडिसिन इनके साथ HIV काम करते, पर एंटीवायरल मेडिसिन ज्यादा नहीं है। सब में सब कुछ पॉसिबल नहीं होता है। और प्रिवेंशन में क्या होता है, प्रिवेंशन में दो, एक तो ट्रीटमेंट होता है और एक होता है प्रिवेंट, कि तुम्हारा हो ही ना, मतलब डिजीज ऐसा हो कि डिजीज तुम्हारे अंदर आ ही ना। तो प्रिवेंशन में दो होता है, एक होता है जनरल प्रिवेंशन और एक होता है स्पेसिफिक प्रिवेंशन। जनरल प्रिवेंशन में क्या है, वो तुम एक्सपोज ही ना हो, जैसे कोविड में हम थे कि लॉकडाउन हो गया, तुम एक दूसरे के सामने एक्सपोज ही ना हो, तो जाम आने का कोई बात ही नहीं है। और स्पेसिफिक क्या होता है, तुम अगर सामने जाओ भी, जैसे अभी हो रहा है या कुछ देर पहले भी हुआ था, अभी तो बहुत ही कम हो गया, क्या है कि तुम जा रहे हो पर सभी लोगों का नहीं हो रहा है, कुछ लोगों का हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, ठीक है। सो स्पेसिफिक प्रिवेंशन में क्या करना चाहिए, बहुत विटामिन सी हमने लिया, ये कोविड पीरियड में बहुत विटामिन सी कैप्सूल, जिंक, बहुत कुछ ले लिया, क्योंकि वो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। सो स्पेसिफिक प्रिवेंशन में हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड अवेल कर सकते हैं, जैसे हम लोगों का स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम हो जाए, ठीक है। किसी का कुछ बोलना है, किसी का कुछ बोलना है तो बोल दो, अभी कुछ नहीं है इसमें बोलने का, सभी हो गया, वैक्सीनेशन तक ही लास्ट था, और प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट भी बोल दिया। अभी क्वेश्चन में जाऊंगी, तो उसके पहले अगर किसी को कुछ बोलना है तो दे कैन से।
कैन यू स्टार्ट रिविजन ऑफ फास्ट एंड? या आई विल स्टार्ट। तो तुम लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, देन आई विल स्टार्ट। ओके, सो पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का फर्स्ट और सेकंड का नहीं होगा आज, टिश्यू का होगा, क्योंकि मैं संडे एग्जाम रखी हूँ इसीलिए मैं क्वेश्चन आंसर थोड़ा देख लेती हूँ। और मैंने उस दिन बोला भी था कि टिश्यू का थोड़ा देखना है। तो पहले टिश्यू पहले ये इम्यून सिस्टम का और टिश्यू का ये दोनों आज सॉल्व करेंगे, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, उसके पहले तुम लोगों के साथ थोड़ा बात है सिलेबस को लेकर। यहाँ अच्छा, अभी मुझे थोड़ा बताओ कि तुम लोगों का कौन कौन चैप्टर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ तुम लोगों का हो गया? वॉइस में कोई बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म में है। मैम फर्स्ट टर्म में ma'am. बायो के 2 चैप्टर्स हैं, Yes, सेल और ma'am. टिश्यू। First or second? अच्छा, फर्स्ट टर्म में कौन कौन चैप्टर है बोलो? सेल और टिश्यू। Ma'am, cell or ma'am tissue? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड टिश्यू, राइट? यस ओके, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में सेल आएगा और टिश्यू, ये दोनों है तुम्हारे फर्स्ट टर्म में, ठीक है। और सेकंड टर्म में क्या क्या है? व्हाई डू वी फॉल इन लव बस। व्हाई डू वी फॉल, और मैम बस इतना ही है। बस ये एक ही है। Yes, ma'am. और उसके बाद Ma'am, बस और चैप्टर्स जो रिडक्शन हुआ है सिलेबस में, तो कौन कौन चैप्टर नहीं है तुम्हारे सिलेबस में? मैम डाइवर्सिटी भी नहीं, हम नेचुरल रिसोर्सेज Ma'am, bio. नेचुरल मैम रिसोर्सेज डाइवर्सिटी, नहीं है। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज मैम कैंसिल हो गए हैं। 3 चैप्टर कैंसिल हो गया। यस ओके, सो डाइवर्सिटी, लिविंग वर्ल्ड कैंसिल हो गया, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज कैंसिल हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज भी कैंसिल हो गया। मतलब तुम्हारे 3 चैप्टर है, राइट? तो तुम लोगों का फर्स्ट टर्म का एग्जाम कब है? नवंबर। और हम वो मार्च अक्टूबर। अप्रैल होगा। Ma'am, अक्टूबर में। 28 सितंबर। नहीं नहीं, सेकंड टर्म जो है वो मार्च अप्रैल तक होगा शायद। Ma'am, first वाला अक्टूबर में, ma'am, first term. फर्स्ट वाला तो नवंबर में है, राइट? यस Ma'am, अक्टूबर में है। या हमारा सितंबर में 28। Ma'am, अच्छा, किसी किसी का सितंबर में, सितंबर में। सितंबर में Ma'am, किसका सितंबर है? में ही। Ma'am, सितंबर में ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सितंबर में जिसका है, अच्छा ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में रिवीजन स्टार्ट कर दूंगी। खत्म होने वाला है मैम सितंबर। सितंबर में वो डेट दे दिया तुम लोगों को? यस मैम। मैम एंडिंग में है। अच्छा, सितंबर में ये जो तुम्हारे यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स है सभी का सितंबर में है या नो कोई मैम। किसी का अक्टूबर नवंबर में भी है? मैम हमारे तो 4 अक्टूबर से मेन। मुझे जानना होगा क्योंकि जो अगर सभी को सितंबर में है तो तभी तो उसके आगे रिवीजन स्टार्ट करके एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। मैम हमारे नवंबर में है। अच्छा, मैम तो अक्टूबर तुम लोग में। एक काम करो, सितंबर में किस किस का फास्ट टर्म है ना, तुम्हारा जो ग्रुप है उसमें थोड़ा लिख के बताओ, और मेरे पर्सनल नंबर में भी सेंड कर सकते हो। ये तुम्हारे लिए ही है क्योंकि फिर तो एग्जाम लेना पड़ेगा जिन लोगों का सितंबर में है, ठीक है? अच्छा, तो हम लोगों का 3 चैप्टर से खत्म हो गया। तो अभी आज जो मैंने बोल दिया था वो आज कर लेते हैं, उसके बाद देखूंगी। तो पहले इम्यून सिस्टम में आ जाओ। इम्यून सिस्टम खत्म करने के बाद टाइम रहेगा तो तभी हम उसमें जाएंगे। मैं पीडीएफ जो है तुम लोगों को पहचान के, ये पीडीएफ मैं उसको शेयर करती हूँ फिर।
ये बुक तुम्हारे पास है ना, तुम लोगों के पास? यस मैम। हाँ, ये बहुत अच्छा है। हाँ, इससे सॉल्व करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस है जो घुमा फिरा के देते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज? थोड़ा वॉइस में ही बोलो, क्योंकि मोबाइल मेरे पास नहीं है, तो वॉइस में ही बोलो थोड़ा। मैम टाइफाइड। एड्स। टाइफाइड। हाँ, क्या बोला? एड्स। नो बेटा, एड्स तो वायरल वायरस की वजह से होता है ना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यस मैम, यस मैम। या हम ये कहाँ पर तो है? हमारी बुक में है, एनसीईआरटी में? हाँ, हम ये एनसीईआरटी में है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, एग्जाम्पलर। अच्छा, देखो, ये टाइफाइड है। टाइफाइड क्यों? साल्मोनेला टाइफी इज द बैक्टीरिया ऑफ टाइफाइड। क्या है? साल्मोनेला टाइफी, ये है टाइफाइड का बैक्टीरिया। तो इसके वजह से टाइफाइड हो रहा है, तो ये वायरल डिजीज नहीं हो सकता। सेकेंड क्वेश्चन क्या था? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज? बैक्टीरियल डिजीज कौन सा नहीं है? कॉलेरा बैक्टीरियल डिजीज है? मैम इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, वेरी गुड। इन्फ्लुएंजा इज अ वायरल डिजीज। और एंथ्रैक्स जो है, एंथ्रैक्स इज अ बैक्टीरियल डिजीज एंड द कॉजेटिव एजेंट इज बैसिलस एंथ्रासिस। मैं बोर्ड में लिख देती हूँ, बैसिलस एंथ्रासिस। एंथ्रैक्स का जो है, अंडरलाइन करना मत भूलना। बैसिलस एंथ्रासिस इज द पॉजिटिव एजेंट। देन क्या है? देन है which of the following disease is not transmitted by mosquito? Which disease not transmitted by mosquito? हम टाइफाइड। Typhoid. Very good. Yeah, very good. Then देखो, which one of the following disease is caused by bacteria? मैम मलेरिया। हाँ, मैम मलेरिया। मैम मलेरिया नहीं। yes, tuberculosis. Tuberculosis नहीं होता है, सॉरी, वो नहीं होता है, वो होता है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। अच्छा, उसके आगे जो 3 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें ब्रेन फीवर देख रहे हो। ये ब्रेन फीवर जो है, ये इंसेफेलाइटिस है। ठीक है, इंसेफेलाइटिस क्या है? इंसेफेलाइटिस है, बोर्ड में स्पेलिंग लिख देती हूँ। इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस को हम ब्रेन फीवर बोलते हैं। क्या है इसमें? इसमें एक इंफ्लामेशन हो जाता है ब्रेन का, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? एक वायरल इन्फेक्शन है, इसकी वजह से ब्रेन में इंफ्लामेशन हो जाता है, और जिसकी वजह से हम इसको ब्रेन फीवर और चमकी फीवर भी बोलते हैं। तो ये फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखाता है, हेडेक, डिजीनेस, जॉइंट पेन। एंड इसका वेक्टर कौन है? मॉस्किटो है। ठीक है, और ये जो वायरस है ना, ये इंसेफेलाइटिस डिजीज का जो वायरस है, ये एक फ्लैवी वायरस है। क्या वायरस है? एक फ्लैवी वायरस। ये जापानीज इंसेफेलाइटिस हम ये जानते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रहा था, इसीलिए मैंने बोल भी दिया, क्योंकि फिर से कोई ऑप्शन में आ जाए तो तुम इसको पहचान सकोगे कि ये वायरल डिजीज है। मैम फ्लैवी वायरस है? हाँ, फ्लैवी वायरस है, जो वायरस इसके वजह से हो रहा है। ठीक है, जिस वायरस की वजह से हो रहा है वो है फ्लैवी वायरस। और ये मॉस्किटो ट्रांसमिटेड ही है। इंसेफेलाइटिस भी बोलते हैं इसके, इंसेफेलाइटिस ज्यादा बोलते हैं, ब्रेन फीवर बहुत कॉमन नाम नहीं है। ओके, फिफ्थ में आते हैं, फोर्थ का आंसर है ट्यूबरक्यूलोसिस। देन फिफ्थ में आते हैं, फिफ्थ में देखो, प्रोटोजोअन डिजीज इसमें कौन सा है? प्रोटोजोअन डिजीज, मैम मलेरिया। मलेरिया। या मलेरिया, वेरी गुड। देन है which one of the following has long term effect on health of an individual? मैम च्यूइंग टबैको।
वेरी गुड, च्यूइंग टोबैको, क्योंकि Tobacco. च्यूइंग, हाँ, टोबैको की वजह से जो होता है बीपी हाई हो जाता है, स्टमक एसिडिटी बढ़ जाता है, लैक ऑफ एपेटाइट एंड आर्टरीज नैरो हो जाता है, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, एम्फाइसेमा, अल्सर एंड क्रॉनिक कफ एंड कैंसर भी हो सकता है। तो इतना कुछ हो सकता है, तो च्यूइंग टोबैको ही होगा। फिर 7th में क्या है? 7th में है which of the following can make you ill if you come in contact with an infected person? High blood pressure नहीं है, genetic abnormalities Ma'am, नहीं है, sneezing. या sneezing, तो droplet infection होगा। AIDS cannot be transmitted by From sexual contact. नहीं, sexual contact Ma'am, से ही hugs. तो, हाँ, sexual contact से ही तो AIDS transmitted होता है ज्यादा, ठीक है। तो सेक्सुअल कांटेक्ट इज द प्राइम मोस्ट पॉइंट। हग से नहीं होता है क्योंकि उसमें कोई ब्लड का कोई कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है। मेकिंग एंटीवायरल ड्रग्स इज मोर डिफिकल्ट देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बिकॉज ये तो बहुत सिंपल आंसर है, कुछ देर अभी Viruses मैंने बोल make दिया, use of host machinery. या होस्ट मशीनरी जो है उसको यूज करता है। वेरी गुड, तो 9 इज ऑप्शन ए, 9 इज ऑप्शन ए। 10 में क्या है? Which one of the following causes काला जड़? आज ही मैंने बोला था। Which one of the following causes काला जड़? Ma'am, C. C. Very good. Leishmania, leishmaniasis जो बोलते हैं काला जड़, ठीक है। ओके, सो 11 देखो, जो बोल रही हूँ वो जो पार्टिसिपेंट्स है वो कॉपी में नोट कर लो, हाँ। If you live in a overcrowded and poorly ventilated house, it is possible that you may suffer from which of the following diseases? कौन सा disease से suffer कर सकते हो? Ma'am, airborne disease. Yeah, airborne disease. So 11 is C. Which disease is not transmitted by mosquito? Ma'am, brain fever or encephalitis. नहीं, मैंने क्या बोला? ब्रेन फीवर का वेक्टर कौन है? मॉस्किटो है ना, ट्रेवी वायरस के बोर्ड में Pneumonia. मैंने लिखा। Pneumonia. या न्यूमोनिया। 13 का क्वेश्चन देखो, which one of the following is not important for individual health? Which one Ma'am, of the social following is not? equality and harmony. हाँ, Ma'am, living in a large and well-furnished house. एग्जैक्टली। सोशल इक्वलिटी जो है, मैंने पहले दिन बोला था ना, सोशल वो हु का डेफिनेशन क्या था? फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। सो सोशल तो लगेगा ही, तो लिविंग इन अ लार्ज एंड वेल फर्निश्ड हाउस, ओके। चूजिंग द रॉन्ग स्टेटमेंट। High blood pressure is caused by excessive weight and lack of exercise. Cancers can be caused by genetic abnormalities. Peptic ulcers are caused by eating acidic food. Acne is not caused by staphylococci. बोलो। 14 का कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? ये डी होगा, क्योंकि देखो Ma'am, D. हाँ, acne is not caused by staphylococcus. It is caused by staphylococcus mostly. Staphylococcus aureus found on our skin, ठीक है। Staphylococcus aureus मैं बोर्ड में लिखती हूँ स्पेलिंग। Staphylococcus aureus is found all time in our skin. Okay, 15 देखो, we should not allow mosquitoes to breed in our surroundings because Mosquitoes are vectors for many diseases. yeah.
15 is B. 16 में क्या है? You are aware of polio eradication program in your city. Children are vaccinated because all what? of the above. All of the सोच के बोलो थोड़ा. It creates immunity in the body. ma'am it creates, yes ma'am, see. या क्योंकि किल तो नहीं करता है, एंट्री भी प्रिवेंट नहीं करेगा. ठीक है, वो जो कर सकता है बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है. 17 में देखो, वायरसेस व्हिच कॉज हेपेटाइटिस आर ट्रांसमिटेड थ्रू Ma'am, air. नो Water. Ma'am, No. personal contact. Ma'am, personal contact. या हेपेटाइटिस जो होता है वो पर्सनल कांटेक्ट से जाता है. ठीक है. 18 में देखो, वेक्टर कैन बी डिफाइंड एज एनिमल्स कैरी द डिफेक्टिंग एजेंट्स फ्रॉम सिक पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन, microorganism which cause many many diseases, infected person, disease spread. Ma'am, A. Ma'am, A. Option. Option A. Yeah, option A is the right answer. ठीक है, तो ये हमारा MCQ था. इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, ये सेम ही है मोर और लेस, पर इसमें जो क्वेश्चंस मैंने अलग से कुछ उठाया. ठीक है. वो मैं डिस्कस करूंगी. जैसे 21 का देखो, 21 का क्वेश्चन देखो. 1920 तुम लोग कर सकते हो, मैंने पहले ही बोल दिया. Which bacterium causes peptic ulcer? Which bacterium causes peptic ulcer? जानते हो इसको? No, ma'am. इसको मैं लिख देती हूँ, इसीलिए मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस चुना है जिसका आंसर शायद तुम लोग पता नहीं. इसका है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. ठीक है. इसको कौन पहले ये किया था? हु डिस्कवर्ड द पैथोजन? मार्शल एंड रोबिन वारेन. मार्शल एंड रोबिन वारेन. ठीक है, डबल एल होगा. मार्शल एंड रॉबिन वारेन फर्स्ट डिस्कवर्ड. ठीक है. उसके बाद 22 देखो, व्हाट इज एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक का डेफिनेशन मैंने नहीं दिखाया. ये भी लिख दिया.
ठीक है, क्या लिखा? Antibiotic are a medicine that fight against infection caused by bacteria in human and animal by either killing the bacteria or making it difficult for the bacteria to grow and multiply. उसके बाद क्या है? उसके बाद है pneumonia is an example of which disease? Bacterial. B. Many skin diseases are caused by Staphylococcus. ठीक है, मैंने पहले लिख दिया था बोर्ड में Staphylococcus. Antibiotics commonly block biochemical pathways and important for the growth of bacteria. Immunity. Yeah. नहीं, इम्यूनिटी नहीं, बैक्टीरिया. क्या बोला? कॉमनली ब्लॉक द बायोकेमिकल पाथवे, इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ किसका ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट था? बैक्टीरिया का. Yes, ma'am. डी क्या होगा? Vector. या नाउ Ma'am, can you please tell the answer of B and C part? 23 का. Yes, ma'am. 23 का बी जो है वो है मेनी स्किन डिसीज आर कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस. स्टेफाइलोकोकस मैंने बोर्ड में लिख दिया था. स्टेफाइलोकोकस की वजह से स्किन का इन्फेक्शन होता है. और डी का आंसर है वेक्टर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्टिंग एजेंट्स को कैरी करके हेल्दी इंडिविजुअल में लेके जा रहा है. ठीक है, अच्छा. 25 का देखो, हु डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर द फर्स्ट टाइम? सिर्फ ये क्वेश्चन का आंसर करो. एडवर्ड जेनर. ठीक है, एडवर्ड जेनर. वो क्या देखा था? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन. हाँ, वो देखा था जिसका काउपॉक्स हो गया एक बार, उसका स्मॉल पॉक्स ज्यादा नहीं हो रहा है. ठीक है, उसकी वजह से वो काउपॉक्स को जो लैटिन में बोलते हैं वो वैक्सीनिया बोलते हैं, उसी से ही वैक्सीन आया है. अच्छा, इसमें 28 में आ जाओ अभी. नेम एनी टू ग्रुप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रॉम व्हिच एंटीबायोटिक्स कुड बी एक्सट्रैक्टेड. मैंने बोर्ड में लिख रही हूँ. मैम आप ये पीडीएफ भेज दो ये ग्रुप में. पीडीएफ भेज दो. ये एग्जाम्पलर तुम लोगों के पास नहीं है? नो मैम. ठीक है, भेज दूंगी. एग्जाम्पलर का क्वेश्चन ट्राई करने का सॉल्व करो, बहुत इम्प्रूव होगा. और फिनिक्स का तो मटेरियल है ही तुम लोगों के पास. मैम पेनिसिलिन नोटेड. हाँ, मैंने दो अलग नाम चुना क्योंकि पेनिसिलियम तो तुम लोग जानते हो. ये पास में नहीं लिख रही हूँ, तुम लोग देख नहीं सकोगे इसीलिए. तो ऊपर का नेम सेम होगा, सिर्फ वेनेजुएली होगा. ऊपर का नाम सेम होगा. ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से क्लोरोमाइसिटिन हम निकल सकते हैं. अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन में नीचे में लिख रही हूँ जो एनसीईआरटी का भी नहीं, अलग से मैंने लिया. ये क्वेश्चन का आंसर लिख लो. ये क्वेश्चन ग्रीन में लिख रही हूँ. मूवमेंट ऑफ
ठीक है, अभी हम टिश्यू में चलेंगे, अभी हम टिश्यू में जाएंगे। ये क्वेश्चन का आंसर लिख लो क्योंकि टिश्यू भी थोड़ा देख लेना है, एमसीक्यू पार्ट। तुम लोग जो लिख रहे हो ना वो तुम एक पे छोड़ के जाओ क्योंकि और 3 क्वेश्चन है जो ब्रॉड फॉर्म में है, तो मैं वो अभी नहीं बोलूंगी क्योंकि टिश्यू करना है, ठीक है, और टाइम भी नहीं होगा। तो तुम लोग वो एक पे छोड़ के चले जाओ, जिसमें नेक्स्ट दिन मुझे थोड़ा याद दिलाना कि दिखाना है इम्यूनिटी से क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी टिश्यू में आ जाओ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हैज डेड सेल्स। किसमें डेड सेल पाया जाता है? मैम कोलन Sclerenchyma. Sclerenchyma. Yeah. Sclerenchyma. Sclerenchyma. It's the answer is sclerenchyma, right? Find out the incorrect sentence. Parenchymatous tissue have intercellular spaces. Collenchymatous tissue have irregularly thickened at corners. You are right. Apical and intercalary meristems are permanent tissues. Option C. Yeah. Everybody, it's the answer is option C. ठीक है? Girth of stem increases due to what? Girth Lateral of meristem. stem increases. मैम lateral. Lateral meristem. Very good. Answer is the lateral meristem. 3B. Which cell does not have perforated cell wall? Which cell does not have perforated cell Companion wall? cell. कौन सा? Companion cell. बाकी लोग? बाकी लोगों को क्या बनना है? ट्रैकेड या कंपेनियन सेल? मैम आपकी स्क्रीन क्या हुआ, ऑफ हो गया? यस मैम. अच्छा अच्छा, देख रही हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर बोलो। मैम कंपेनियन सेल. नहीं, ये होगा ट्रैकेड सेल। एक सेकंड देख। अभी आ रहा है? यस मैम. क्या? देन ये होगा ट्रैकेड्स, ठीक है। Then होगा intestine absorb the digested food materials. What type of epithelial cells are responsible for that? Columnar. Yeah. 5 option B, columnar epithelium. A person met with an number 6. A person met with an accident in which 2 long bones of hand were dislocated. Which among the following may be possible reason? Tendons break. Tendon break. Is it right? मैम Tendon ligament. break नहीं, ligament break. Ligament break 6C. 7 देखो, while doing work and running, तुम लोग अभी क्या करो, वो क्वेश्चन का नंबर देके आंसर लिख लो, मैं पीडीएफ सेंड करने पर क्वेश्चन लिख लेना। While doing work and running, you move your organs like hands, legs, etc. Which among the following is correct? Smooth muscle contract and pull the ligament to move the bones. Smooth muscle contract and pull the tendons to move the bones. Skeletal muscles contract and pull the tendons to move the bones. Last option. Very good. Very good. 7G. 7G. Skeletal muscles contract and pull the tendon to move the bones. 8 में आओ. Which muscles act involuntarily? Maths वाले का first and last. मैम फर्स्ट एंड फोर्थ.
ये ए Ma'am, बी D सी डी part. ऑप्शन बोलो, ये देखो नीचे है। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, striated muscle, involuntary muscle। striated muscle मैम कौन सा skeletal, है? skeletal muscle, skeletal skeletal। muscles are also striated muscles। हाँ, तो striated muscles क्या होता है? skeletal muscle तो हम मूव कर सकते हैं। voluntary muscle, 8 का आंसर होगा बी, ठीक है, क्योंकि स्मूथ मसल इज इनवॉलेंटरी मसल एंड कार्डियक मसल इज इनवॉलेंटरी मसल। स्केलेटल मसल एंड स्ट्रैटेड मसल तो वॉलेंटरी मसल जिसको हम मैम मूव कर इनवॉलंटरी हो सकते गया, हैं। जो हमारी मर्जी से मूव नहीं करते। नहीं, वॉलेंटरी मूव करते हैं। तो स्मूथ और कार्डियक मसल जो है तो इनवॉलेंटरी मूवमेंट ही शो करते हैं, मतलब हमारे बच्चे हमारी विश से तो वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। ओके मैम। उस दिन का नोट देख लेना, बाद में समझ में आ जाएगा। 8B 2 and 4 2 and 3 सॉरी 2 and 3। अभी देखो 9 में क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स आर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स आर, हाँ Ma'am, locales and dividing cell. मैम वेरी ऑप्शन गुड। सी। 9C, Ma'am, C. या 9C। 10 में क्या है? Which is not a function of epidermis? ट्रांसपायरेशन। No. Conductor मैम but not a, कंडक्शन ऑफ, yeah 10C। 11 में क्या है? Select the incorrect statement. Blood has matrix containing protein, salt and hormone. 2 bones are connected with ligament. Tendons are non-fibrous tissue and fragile. Cartilage is a form of connective tissue. मैम ऑप्शन ए। नहीं, ऑप्शन सी। टेंडन्स आर नॉन, हाँ टेंडन्स अगर फ्रेजाइल होता तो रहता ही क्यों, है ना। कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन वेयर? नोज, ईयर, किडनी, लैरिंक्स। किडनी। Ma'am, kidney. क्या? Kidney. 12 से। Then come to the fats are stored in human body as, Ma'am, fats are adipose stored in tissue. human adipose tissue. Very Adipose। good. 14 bone matrix is rich in, Ma'am, calcium and कैल्शियम। phosphorus. मैम कैल्शियम एंड फास्फोरस। very good. B 14 option B। 15 contractile proteins are found in, Ma'am, muscles. yeah very good, उस दिन मैंने बोला था contractile proteins are found in muscles। 16 में क्या है? 16 में voluntary muscles are found in, लिम्स। Limbs. yeah 17 nervous tissue is found, not found in, Ma'am, tendon. टेंडेंस। Tendons. very good। Then nerve cell does not have contain, Ma'am, tendon. very good। 18C, which of the following helps in repair of tissue and fills up the space inside the organ? एरियोलर। Areolar। 19C। Then 20, the muscular tissue which functions throughout the life continuously without कार्डियक fatigue। मसल। Cardiac. हाँ, वो अगर बंद हो जाए तो हम भी बंद। Then 21, which of the following cells is found in the cartilaginous tissue of the body? कॉन्ड्रोसाइट होगा ये, ठीक है। 21 होगा डी, ये तुम लोगों को जानने का नहीं था इसलिए मैंने बोल दिया। कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है, ये कार्टिलेजिनस टिश्यू में पाया जाता है। हाँ, अभी देखो 22 का, द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम इज, फ्लोएम फाइबर्स। वेरी गुड। 22 फ्लोएम फाइबर। 23, which of the following does not lose their nucleus at maturity? Ma'am, companion cell. हाँ, 23 is A। In desert plants, rate of water loss gets reduced due to the presence of cuticle, stomata, lignin, tuberine. क्यूटिकल।
Yeah, 24A. A long tree has several branches. The tissue that helps in the sideways conduction of water in the branches is Xylem Xylem. vessels. xylem parenchyma. Xylem parenchyma, ठीक है? 26 में आ जाओ. If the tip of sugarcane plant is removed from the field, even then it keeps on growing in length. Lateral It meristem. is Intercalary. Lateral meristem. intercalary meristem. Very good. Intercalary meristem. ठीक है? 26 is D, not apical. 27. A nail is inserted in the trunk of a tree at a height of 1 meter from the ground level. After 3 years, the nail will Remain at the same position. Remain at the same position. very good. 27C. Parenchyma cells are relatively unspecified and thin one. Ma'am, first 28A. option. Yeah, first option. 29. Flexibility in plants is due to Parenchyma. parenchyma. Very good. Then cork cells are made impervious to water and gases by the presence of Suberin. suberin. Very good. So 30 is C. Survival of plants in terrestrial environment has been made possible by the presence of Conducting tissue. Conducting tissue. yeah, very good. 31B. 32. Choose the wrong statement. The nature of matrix differs according to the function of the tissue. Fats are stored below the skin and in between the internal organs. Epithelial tissue have intercellular spaces between them. Cells of striated muscle are multinucleate and unbranched. Which one? Option C. Yeah, very good, Prishika. Option C. So then, मैम only लास्ट वाला 33 क्वेश्चन फिर will से do. दिखाओगे? मैम 32 हाँ वाला. हाँ हाँ दिखा दो. ठीक है. मैम एपिथेलियल टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते ना? हाँ मैम एपिथेलियल टिश्यूज में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते ना? नहीं नहीं नहीं. और उसके बाद क्या है? लास्ट क्वेश्चन जो है 33. हाँ, the water conducting tissue generally present in gymnosperm is what? Option C, tracheids. The water conducting tissue generally present in gymnosperm is tracheids. Okay. ठीक है. आज 33 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया. सो आई होप तुम लोग कर पाओगे. संडे का टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ऐसा नहीं कि क्वेश्चन यहाँ से ही आएगा, पर बहुत सारे क्वेश्चंस हो गया आज. तो आई होप यू कैन डू दैट. सो देन नेक्स्ट वीक हम इसका थोड़ा टिश्यू का भी थोड़ा ब्रॉड क्वेश्चन थोड़ा है और इम्यूनिटी का भी है. तो ये दोनों लिखने के बाद हम वो फर्स्ट चैप्टर जो है, जो तुम लोगों का फर्स्ट टर्म में है, वो चैप्टर तुम सभी देख लेना एक बार, क्योंकि वो चैप्टर को रिवाइज कराऊंगी फिर. ठीक है, तो उसको थोड़ा देख लेना. ओके. Okay, ma'am. जैसा टिश्यू देख के रखा, Okay, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, वैसे ही उस दिन देख लेना. ठीक है, चलो. थैंक यू. Thank you, ma'am. मैम आप पीडीएफ भेज देना ये वाला. हाँ 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 हाँ, तो रात को मैं भेज दूँ. ठीक है. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am. वेलकम.
ठीक है, कोई बात नहीं। मंडे को ठीक है, 2:30 बजे से रख दीजिए। उस दिन मैं इस इंस्टीट्यूट में ही डाउट क्लियरिंग क्लास रखूंगी।